22 अगस्त 1962। जीन बैस्टीन थीरी फ्रेंच एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल होते थे। उन्होंने कोशिश की असैसिनेट करने की फ्रेंच प्रेसिडेंट को, तत्कालिक फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगॉल को। 187 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं, लेकिन मिराकुलसली चमत्कारिक रूप से चार्ल्स डिगॉल बच गए। और ये पहला अटेम्प्ट भी नहीं था चार्ल्स डिगॉल पे। ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स डिगॉल के ऊपर करीबन करीबन उनकी जिंदगी में 30 बार उनका मर्डर करने की कोशिश हुई और वो हर बार बच गए। चार्ल्स डिगॉल ने इसका श्रेय दिया अपनी कार को। उन्होंने कहा इस कार का सस्पेंशन इतना अच्छा था, इतनी गोलियां लगने के बावजूद इस कार ने मुझे बचा लिया। उन्होंने इसका श्रेय दिया अपने शॉफर को, अपने बॉडीगार्ड्स को। जीन बैस्टीन थीरी के 2 एसोसिएट्स थे जिन्होंने एक्चुअली गोलियां चलाई थी, और जीन थैरी थोड़ा दूर खड़े होकर उनको बता रहे थे कि भाई किस प्रकार से कहाँ अटैक करना है, कहाँ गोली चलानी है। तीनों पकड़े गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी मर्सी पिटीशन, क्योंकि इनको तीनों को भाई मृत्युदंड मिला अब, लेकिन इनकी मर्सी पिटीशन भी जाती है। आप जानते हैं कि भाई राष्ट्रपति के पास दया देने का अधिकार होता है, तो दया याचिका किनके पास पहुंची? चार्ल्स डिगॉल के पास, यानी जिनका मर्डर असैसिनेशन करने की आपने कोशिश की थी, उन्हीं के पास उसकी दया याचिका पहुंची। आश्चर्य की बात यह है कि चार्ल्स डिगॉल ने उनमें से 2 लोगों को माफ कर दिया। उन 2 एसोसिएट्स को जिन्होंने एक्चुअल गोलियां चलाई थी उनको माफ कर दिया गया, लेकिन जीन बैस्टीन थीरी को माफ नहीं किया गया। और लोगों ने पूछा सर क्यों? ठीक है, आपने या तो तीनों को ही आप माफ नहीं करते, 2 को आपने कर दिया, इतनी बड़ी आपने दरिया दिली दिखा दी, तीसरे को क्यों नहीं किया? तो उन्होंने उसके कई रीजन दिए, जिनमें से 2 बड़े इंटरेस्टिंग थे। पहला रीजन, जब ये मुकदमा चल रहा था तो जीन बैस्टीन थीरी ने अदालत में कहा कि देखिए साहब, हम चार्ल्स डिगॉल को एक्चुअली मारना नहीं चाहते थे, हम उनको बस किडनैप करना चाहते थे। तो उनसे पूछा गया भाई किडनैप करते कैसे आप? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम उनका चश्मा और उनके ब्रेसेस उनसे छीन लेते, तो अपने आप ही होते असहाय हो जाते कि वो हमारे साथ चलने लगते। तो एक प्रकार का ये बेइज्जती की गई थी, मजाक उड़ाया गया था चार्ल्स डिगॉल का। और लोगों ने कहा था कि चार्ल्स डिगॉल एक ऐसे आदमी है जो एक बार उस आदमी को माफ कर देंगे जिसने उस पर गोली चलाई है, लेकिन उनका मजाक उड़ाने वाले को वो माफ नहीं करेंगे। और दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, चार्ल्स डिगॉल ने कहा वो 2 लोग जिन्होंने गोलियां चलाई थी, कम से कम उन्होंने खतरा तो उठाया था गोली चलाने के लिए। लेकिन जीन बैस्टीन थीरी तो दूर खड़े थे, यानी कि उन्होंने प्लॉटिंग भी करी, मेरे मर्डर की कोशिश भी करी, मेरी वाइफ थी वहां उसको मारने की कोशिश करी, और वो खतरा भी नहीं उठाना चाहता था। ऐसे व्यक्ति को तो मैं माफ नहीं करूंगा। जीन बैस्टीन थीरी को मृत्युदंड मिला, और ये फ्रांस के ऐसे लास्ट व्यक्ति हैं जिनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मारी गई। उसके बाद से मृत्युदंड देने का ये तरीका फ्रांस में खत्म हो गया। एक सवाल मन में आता है कि क्यों एक फ्रांस की एयरफोर्स का ही कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो अपने राष्ट्रपति को मारने की कोशिश क्यों करेगा? तो उसका एक बैकग्राउंड है, छोटा सा बैकग्राउंड है। अल्जीरिया का नाम सुना होगा आप, विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, जो एक फ्रेंच कॉलोनी था। फ्रेंच कॉलोनी से अर्थ ये है कि जैसे फ्रांस का कब्जा था अल्जीरिया पे, जैसे हम जानते हैं कि भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था। खैर 1830 से अल्जीरिया पे फ्रांसीसी कब्जा था, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार के कब्जे होते हैं तो आपस में मनमुटाव और तकलीफें तो होती हैं। एक स्थिति आई 1954 में, 1954 में, जब अल्जीरिया के इंडिपेंडेंस के लिए वॉर शुरू हो गया, जो 1962 में खत्म हुआ। फ्रांस ने कहा कि ठीक है साहब, अल्जीरिया को हम इंडिपेंडेंस दे देंगे। उस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स डिगॉल, यानी चार्ल्स डिगॉल को वो व्यक्ति माना गया जिसने अल्जीरिया को फ्रांस के हाथों से जाने दिया। और इसके कारण फ्रांस के अंदर ही चार्ल्स डिगॉल के बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। तो अल्जीरिया को छोड़ देने के कारण फ्रांस में ही चार्ल्स डिगॉल के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए, जिनमें सबसे प्रमुख एक संस्था थी ओएएस, जो एक प्रकार की आतंकवादी काइंड ऑफ संस्था थी। हथियारबंद लोग थे जो हमेशा, जिन्होंने कहते हैं इन्होंने अकेले ने 6 अटेम्प्ट किए थे चार्ल्स डिगॉल पे। ये तो बैकग्राउंड रहा एक असैसिनेशन अटेम्प्ट का, ये तो हमने पीछे की बात देखी। अब हम देखते हैं इसका असर क्या। फ्रेडरिक फोर्सेट एक ब्रिटिश नागरिक रहे, जो एक बहुत बड़े लेखक हैं आज की तारीख में, लेकिन उस जमाने में वो एक पत्रकार थे। 1962 के आसपास वो फ्रांस को कवर करते थे बीबीसी के लिए, और उन्होंने ये जो अटेम्प्ट हुआ था चार्ल्स डिगॉल पे उसको भी कवर किया था। जब ये इन्होंने कवर कर लिया, उसके बाद नाइजीरिया में सिविल वॉर चल रहा था, तो वो वहाँ चले गए। तो नाइजीरिया के सिविल वॉर को वो कवर कर रहे थे। वहाँ पे बीबीसी ने कुछ दिनों बाद उनसे कहा कि नहीं सर, ये बस हो गया, जितना करना था कर लीजिए, होता रहेगा वॉर, आप वापस आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वॉर इंपॉर्टेंट है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम तो आप इंडिपेंडेंटली कवर कर लेंगे। तो नौकरी छोड़ दी, इस वॉर को उन्होंने कवर किया। खैर जब ये वॉर कवर करके वापस ब्रिटेन आए तो उन्होंने कहा कि यार कोई चर्चा ही नहीं करता इस युद्ध की, चलो एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक किताब लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, एक नॉन फिक्शन किताब लिखी थी इस नाइजीरियन सिविल वॉर के ऊपर, जो बिल्कुल नहीं चली। अब साहब दिक्कत ये है कि पैसा तो है नहीं, नौकरी भी नहीं है, और ना ही हमारे पास हमारी किताब चली, तो अब क्या करें? तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एक किताब, एक फिक्शनल काल्पनिक किताब लिखते हैं। एक ऐसी किताब लिखते हैं जिसको हम बेच के कम से कम इतना पैसा तो कमा पाएँ
कि जिससे हमारे ऊपर जो कर्जे हैं हम उसको चुका पाएं। उस किताब का नाम था द डे ऑफ द जैकल। द डे ऑफ द जैकल 1970 में लिखी गई, केवल 35 दिनों में, लेकिन 1.5 साल तक ये किताब किसी पब्लिशर ने हाथ लगाने से भी इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किताब की कहानी थी चार्ल्स डिगोल को मारने के लिए ओएस के द्वारा एक विदेशी नागरिक को हायर किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को, जो ब्रिटिश नागरिक है, और वो जाके क्या करेगा, चार्ल्स डिगोल को मारने की कोशिश करेगा। लेकिन पब्लिशर का कहना था ये 1970 है, चार्ल्स डिगोल ऑलरेडी जिंदा है, आपकी इस कथा में कोई सस्पेंस नहीं है, क्योंकि इस कथा में आप ये तो नहीं बता देंगे कि चार्ल्स डिगोल मर गए, क्योंकि वो तो एक्चुअली तो जिंदा है। फ्रेडरिक फोर्सिथ का कहना था कहानी ये जरूरी नहीं है कि चार्ल्स डिगोल मरे या नहीं मरे, लेकिन जो टेक्निकलिटीज यूज करेगा किलर, जिस प्रकार से हमने कथा का ताना बाना जोड़ा है, जो टेक्नोलॉजी उसने यूज किया, जो टेक्निक्स यूज की, वो इम्पोर्टेंट है, उससे लोगों को मजा आएगा। बड़ी मुश्किल से पब्लिशर साहब रेडी हुए और उसके लिए उनको 500 पाउंड का पैसा उनको मिला। कहानी क्या थी? इस कहानी थी कि ओएस है, ओएस चाहता है चार्ल्स डिगोल को मारना, लेकिन क्योंकि ओएस की खुद की बहुत ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है फ्रांस में, ऑलरेडी फ्रांस की इंटेलिजेंस और मिलिट्री ने उनको कब्जे में रखा हुआ है, तो उनको बाहर से एक नागरिक को पकड़ना पड़ता है जिसका नाम है जैकल। जैकल कोशिश करेगा चार्ल्स डिगोल को मारने के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको एक नकली आइडेंटिटी चाहिए। एक नकली आइडेंटिटी, क्योंकि वो अपनी असली आइडेंटिटी पे तो फ्रांस नहीं आएगा, तो इसने नकली आइडेंटिटी प्राप्त करने के लिए जो वो तरीका अपनाता है, बाद में पता चला वो एक्चुअल फ्लॉ है ब्रिटेन में या उससे संबंधित देशों में, कि वो तरीका अपना के आप भी एक नकली पासपोर्ट प्राप्त कर सकते थे। स्थिति ये बनी, डेविड ग्रेट, ये न्यूजीलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बार इस चीज को एक्नॉलेज किया था कि उन्होंने खुद डे ऑफ द जैकल में बताए गए तरीके को अपना के अपने लिए एक नकली पासपोर्ट तक बनाया था। यानी इतनी टेक्निकली साउंड बुक थी। देखिए, आप एक चीज समझिए, फ्रेडरिक फोर्सिथ एक पत्रकार थे और उन्होंने पत्रकार में काम करते हुए चीजों को सीखा। खास बात यह है कि 2005 में फ्रेडरिक फोर्सिथ ने एक चीज और कही थी कि वो MI6 के लिए भी काम करते थे। अब आप कहेंगे MI6 क्या है, तो ये जासूसी या गुप्तचर संस्था है ब्रिटेन की। तो सीक्रेटली 20 साल उन्होंने MI6 के लिए भी काम किया। तो अब सोचिए इस आदमी का दिमाग कैसा चलता होगा, बिल्कुल टेक्निकल चलता होगा। तो इस टेक्नोलॉजिकल उन्होंने टेक्निकल दिमाग लगा के किताब बनाई थी, तो उनको दिख गया था कि एक लूप होल है, इस तरीके से कोई हत्यारा अगर चाहेगा नकली आइडेंटिटी प्राप्त करना तो कर पाएगा। खैर, जब ये किताब पब्लिश होने की शुरुआत हुई तो अचानक से इस किताब में लोगों का इंटरेस्ट आने लगा और ये एक भयंकर हिट किताब में तब्दील होने लगी। जैसे ही अमेरिका में इस किताब के बारे में पता चला, अमेरिका के एक पब्लिशर ने इस किताब के लिए, जिस किताब के लिए एक ब्रिटिश पब्लिशर ने 500 पाउंड दिए थे, उसी किताब के लिए 1 लाख पाउंड उन्होंने फ्रेडरिक फोर्सिथ को दिए। इतनी सुपरहिट किताब हुई, बाद में इस पर एक फिल्म भी बनी। खैर, इस किताब की चर्चा अभी भी पूरी नहीं हुई है। 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री तत्कालीन थे जिटाक राबिन, और इनकी हत्या करी थी येगेल अमीर ने, और येगेल अमीर के पास ये किताब प्राप्त हुई थी। येगेल अमीर ने कहा था, हाँ मैंने इस किताब का इस्तेमाल किया है अपना प्लान बनाने के लिए। 2005 में यूएसए के प्रेसिडेंट, तत्कालिक प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हत्या का प्रयास किया गया था। ये प्रयास करने वाले थे व्लादिमीर, और ये कहते हैं कि सर इनके पास से भी एक किताब प्राप्त हुई थी और उन्होंने कहा था मैं अपना जो प्लान बना रहा था इस किताब को देख के बना रहा था। तो बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई है साहब दुनिया में। एक ऐसी किताब जो आज की तारीख में असैसिन्स यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ। 1975 की बात, एक बहुत ही कुख्यात टेररिस्ट था, उसके पास से भी किताब मिली थी। देखिए सर, आप सोचिए, एक काल्पनिक असैसिनेशन की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें हम जानते हैं टारगेट जिंदा बच जाएगा, उस पर किसी व्यक्ति ने कहानी लिखी और इतनी सुपर हिट हुई और इतनी टेक्निकली साउंड थी कि एक्चुअल दुनिया के असैसिन्स ने इस किताब को अपनी गाइड बुक बना लिया। ऐसे कितने एग्जाम्पल दुनिया में, ये मैं तो नहीं जानता। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हर बार की तरह आपके सुझाव और शिकायतों के इंतज़ार में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।